Good morning to all. Today we are going to discuss about interest rate forward and future. Now first of all, what is interest rate derivative? In a simple term, interest rate derivative have some benchmark interest rate as a underlying assets. So as you know, if we are discussing about commodity future, so commodity is underlying commodity derivative. So in commodity derivative, commodity is underlying assets. In stock derivative, stock is underlying assets. In index derivative, index is an underlying asset. Same as in interest rate derivative, what is your underlying assets? Your underlying assets is interest rate. Now, second point, derivative on interest rate are used for covering the risk of changing the interest rate. ये interest rate derivative क्यों use होता है? For covering or for reducing the risk of changing interest rate, because we have a risk in changing the interest rate. Most business face a risk of changing profit due to the change in the interest rate. ऐसा देखा गया है काफी बार कि प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारा चेंज आता है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट होता है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे होता है. सो ये एक रिस्क है कंपनी पे, इंटरेस्ट रिस्क जिसको बोलते हैं. Some organization like bank, construction company, etc. are extremely prone to changing the interest rate. और ये इंटरेस्ट रेट जो चेंज होता है उसका ज्यादातर इम्पैक्ट बैंक्स पे आता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी पे आता है. कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक पे तो आता ही है क्योंकि जनरली वो पैसे का ही ट्रांजेक्शन करते हैं, बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इसीलिए आता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन करते हैं. उसका जो पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हुआ होता है, दैट्स व्हाई उस पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है. ठीक है. सो इंटरेस्ट रेट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इम्पैक्ट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है उसको कम करना बहुत जरूरी है और वो कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का यूज होता है. नाउ इंटरेस्ट रेट आर ऑफ सेवरल टाइप. इंटरेस्ट रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, बहुत सारे टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं. ठीक है. So interest rate are broad indicator of the economy and vary depending upon several factors. ये सब बता रहे हैं कि interest rate is a broad indicator of economy. It shows the economical condition. If interest rate is continuously rising, if interest rate is continuously rising, it shows the strong money supply in the economy. If interest rate is continuously rising, it shows the strong money supply. Nowadays, you can see that interest rate, that is repo rate and all, continuously decrease. It shows the less money supply in the economy. मतलब इकोनॉमी में इतना मनी सप्लाई नहीं है, थोड़ा रिसेशन का माहौल है, तब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता जाता है. सो इंटरेस्ट रेट शोज द इकोनॉमिकल कंडीशन एंड इट्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. और इंटरेस्ट रेट अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड होता है, जैसे कि जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी सच एज इन्फ्लेशन रेट. इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली किस पे रिलेट होता है? इन्फ्लेशन से. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा. पॉजिटिव कोरिलेशन. दूसरा, इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड होता है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. आप कौन सा ट्रांजेक्शन करते हो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश, क्रेडिट, कौन सा ट्रांजेक्शन. एंड यूज ऑफ फंड, फंड का यूज क्या होने वाला है वो उस पर डिपेंड है. देन सिक्योरिटी ऑफर, जो हम पैसा देते हैं इंटरेस्ट से, उस पे सिक्योरिटी है कि नहीं है. अगर सिक्योरिटी दी है तो रिस्क कम है, और रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा. लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है तो उसमें रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा. और क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूजर, लास्ट पॉइंट, ये क्रेडिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो, अगर जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो ज्यादा वर्दीनेस नहीं है, क्रेडिटेबल नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना. तो सेम वे इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर. नेक्स्ट, नाउ डिजायर्ड फीचर ऑफ इंटरेस्ट रेट. अभी एज वी नो कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में इंटरेस्ट रेट एक अंडरलाइंग असेट्स होता है. अंडरलाइंग असेट्स क्या होता है उसमें? इंटरेस्ट रेट. बट इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए? जो अंडर, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रेट है, तो कौन सा इंटरेस्ट रेट आपको बेस लेना है एज अंडरलाइंग असेट्स? क्लियर. तो यहाँ पे लिखा है, for the purpose of the derivative, their valuation and use, we choose instrument as an underlying asset
whose value is almost extremely determined by the interest rate. हमको interest rate को underlying assets लेना पड़ेगा. The value of the instrument must reflect the interest rate prevailing. ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी, वो कैसा होना चाहिए, तो फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क, वो ऐसा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जो डिफॉल्ट रिस्क से फ्री है, मतलब उसमें डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, पैसा वापस नहीं मिलने का रिस्क नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए. दूसरा, मार्केट डिटरमाइन होना चाहिए. मार्केट डिटरमाइन मतलब ऑटोमेटिकली ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, उसके आधार पे वो डिटरमाइन होना चाहिए, किसी ने डिसाइड नहीं किया होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होना चाहिए. और लास्ट में, रिफ्लेक्टिव ऑफ द चेंजिंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं वो उसका रिफ्लेक्ट करता होना चाहिए. मतलब ये तीन चीज होनी चाहिए जो हम इंटरेस्ट रेट बेस ले रहे हैं एज अंडरलाइंग असेट्स, उसमें फ्री फ्रॉम मार्केट डिफॉल्ट होना चाहिए, मार्केट डिटरमाइन होना चाहिए और इकोनॉमी का डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए. नाउ रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट. तो आई होप यू नो रेपो रेट. रेपो रेट का मतलब ये होता है व्हेन कमर्शियल बैंक टेक अ लोन फ्रॉम आरबीआई सेंट्रल बैंक, दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट. Reverse repo rate, when RBI take a loan from commercial bank, that rate is called reverse repo rate. तो ये बोल रहे हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बेस ले सकते हैं अंडरलाइंग असेट्स. तो देखते हैं. दो these can be deemed to be free from default risk. हाँ, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिफॉल्ट रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि आरबीआई और कमर्शियल बैंक के साथ डील है, तो इसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस नहीं है ऑलमोस्ट. तो ये डिफॉल्ट रिस्क इसमें नहीं है, बट दे कैन नॉट बी यूज एज अ बेस. हम रेपो और रिवर्स रेपो रेट को अंडरलाइंग असेट से यूज, मतलब इसमें यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर डिजाइन एंड वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज दे कैन नॉट बी सेड टू बी मार्केट डिटरमाइन. ये मार्केट डिटरमाइन नहीं है, इसीलिए हम इसको अंडरलाइंग असेट्स तरह से यूज नहीं कर सकते. सेकेंड, ट्रेजरी रेट. ट्रेजरी रेट मतलब जो गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल इशू करता है, जो रेट डिसाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी रेट. लाइक रेपो एंड रिवर्स रेपो, ट्रेजरी रेट्स टू आर नॉट ऑप्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव. यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज नहीं कर सकते, वैसे ट्रेजरी रेट भी हम यूज नहीं कर सकते फॉर डिटरमाइनिंग द डेरिवेटिव. क्यों? Because treasury rate too cannot be deemed to be free from default risk. They cannot be used as a base because they cannot be said to be market determined. Again, ये market determined नहीं है. That's why treasury rate भी नहीं use हो सकता. Next, इंटरबैंक रेट. चलो अभी व्हाट इज इंटरबैंक रेट? तो एक बैंक दूसरी बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन करती है जो रेट से, दैट इज कॉल्ड इंटरबैंक रेट. क्लियर? Now another set of rate available for consideration as a base for design and valuation of interest rate derivative are the interest rate at which bank transact among themselves called interbank transaction. बैंक एक दूसरे के साथ जो ट्रांजेक्शन करती है, that rate is called interbank rate. Now these rate are considered apt for use. हम इसको ले सकते हैं इंटरबैंक रेट को एज अ बेस रेट, एज अंडरलाइंग असेट्स. इंटरबैंक रेट को क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दे कैन बी सेड टू बी फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क. इसमें डिफॉल्ट रिस्क नहीं है. दीज रेट आर ऑफर्ड प्योरली आउट ऑफ कमर्शियल मोटिव्स. ये कमर्शियल मोटिव्स के लिए, बिजनेस के लिए है, इसीलिए मार्केट डिटरमाइन है. एक्चुअल ट्रांजेक्शन कैन बी टेक प्लेस एट दिस रेट. ये रेट से एक्चुअल ट्रांजेक्शन होते हैं. और these rates are dynamic, changing continuously, reflecting the expectation of the return of the, ये continuously changes होता है on the basis of economy और on the basis of expectation from investor. इसलिए इसको हम बेस ले सकते हैं. So एज अंडरलाइंग असेट्स हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर ट्रेजरी रेट भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये मार्केट डिटरमाइन नहीं है. हम इंटरबैंक रेट को एज अंडरलाइंग असेट्स ले सकते हैं. नाउ FRA, this is very important. Forward rate agreement. Now what is FRA? So forward rate agreement, commonly referred as a FRA, is a contract to deposit or borrow a notional sum in future for a specific maturity at an interest rate fixed now. Now forward rate agreement, ये forward transaction है between the banks. This is not through exchange.
अभी हम जो समझ रहे हैं वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव फॉरवर्ड। ये एफआरए क्या होता है? ये ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम कोई एक अमाउंट फ्यूचर कोई डेट पे डिसाइड करते हैं कि वो डेट पर हम कोई अमाउंट आइदर बोरो करेंगे या डिपॉजिट करेंगे फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। अगेन आई एम रिपीटिंग, FRA is a contract in which we either deposit or borrow some amount for a specific period at interest rate fixed now. एक एग्जांपल से के साथ समझते हैं। सपोज हम फ्यूचर की डेट पे कोई बोरो या इन्वेस्ट करने वाले वो अभी से डिसाइड कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट भी अभी डिसाइड करते हैं। चलो नीचे समझा हुआ है। FRA as a product is specified as follow। देखो, सपोज हमको आफ्टर 3 months वी रिक्वायर सम मनी, हमको कुछ पैसे चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी रिक्वायर सम मनी आफ्टर 3 months और नेक्स्ट 6 month के लिए चाहिए। ध्यान से समझना, ये कॉल FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। हमको 3 महीने के बाद कुछ पैसे चाहिए और वो पैसे हमको 6 महीने तक जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं चाहिए, 3 महीने के बाद चाहिए और वो कितने समय के लिए जरूरत है? 6 महीने। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट। और कौन से रेट से हम लेने वाले वो हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं। सो वी नीड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग और बोरोइंग सम अमाउंट। अभी हम बोरो करते अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो अभी हम फिक्स कर लेते हैं कि कितने अमाउंट हम बोरो करने वाले हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम बोरो करने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद बोरो करने वाले हैं, डिसाइड अभी कर लेते हैं कि कितने बोरो करने वाले हैं, लेकिन करेंगे कब? आफ्टर 3 months और फॉर स्पेसिफिक पीरियड। याद रखना, स्पेसिफिक पीरियड मतलब वो भी पीरियड फिक्स है कि कितने समय के लिए बोरो कर रहे हैं। और रेट कब डिसाइड करते हैं? आज कौन से रेट से बोरो करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है INR, मतलब करेंसी, कौन सी करेंसी का हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये 3/9 क्या है? 3/9 का मतलब होता है हम 3 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैसे लेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का कर रहे हैं? 3 महीने का। 3 महीने का मतलब हम पैसे कितने महीने के बाद मिलेंगे? 3 महीने के बाद। और 9 का मतलब होता है 9 महीने वो पैसे यूज करने वाले हैं। 3/9, 3 महीने के बाद हम पैसे लेने वाले हैं और वो पैसे हम कितने महीने यूज करने वाले हैं? 9 मंथ। मतलब टोटल कितने मंथ हुए? 12 मंथ्स। 3 महीने के बाद और 9 मंथ्स। क्लियर? सो दिस इज योर, कब आप लेने वाले हैं और कितना समय लेने वाले हैं ये दूसरा बताता है। सपोज हम 3 महीने के बाद लेने वाले थे और 6 महीने तक यूज करेंगे तो 3/6 आएगा। चलो 3/6 लिखा है, 3/6 मंथ। इसका मतलब है हम पैसे 3 महीने के बाद लेने वाले हैं और यूज कितने समय तक करने वाले हैं? 6 मंथ, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट रेट, इज कॉल्ड बीड रेट। बीड रेट मतलब अगर आपको डिपॉजिट करना है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको पैसा लेना है तो 6.50% से आपको पैसा लेने पड़ेगा। उसको बोलते हैं आस्क रेट। आस्क रेट मतलब सेलिंग रेट, ठीक है, और बीड मतलब बाइंग रेट। तो पहला जो रेट होता है वो रेट से हम डिपॉजिट कर सकते हैं और दूसरा जो रेट होता है आस्क रेट, वो उस रेट से हम पैसे बोरो कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वे FRA वर्क्स। Now, let's discuss in detail feature of forward rate agreement. Now, forward rate agreement commonly refer as a FRA. This is important theory. इसको FRA बोलते हैं. Is a contract that frees the investment or borrowing rate for a future lending on borrowing. ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इंटरेस्ट रेट को फ्रीज कर देता है। फ्रीज मतलब फिक्स कर देता है अभी, या आपको पैसे लेने हैं या आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। अगर आप पैसे लेने चाहते हो या डिपॉजिट करने चाहते हो उसके लिए अभी से हम इंटरेस्ट रेट फ्रीज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। It is a product that assure lending and borrowing rate and not the actual lending and borrowing, therefore making it a hazing as well as speculative product. हम अभी से इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हेजिंग के लिए भी और स्पेकुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है FRA को। The bid and ask rate offer are market based rate and are determined transparently. ये जो bid rate होता है और ask rate जो होता है वो market determine होता है with underlying lending or borrowing transaction
dealing the obligation under FRA are cash settled based on differential of actual and contract rate for period on the base of notional principal. और ये जो FRA contract होता है वो cash settlement होता है, यहाँ पे डिलीवरी ऐसा होता नहीं है, कुछ भी डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है. Now what is borrower's FRA? Next point. Borrower's FRA मतलब those who want to borrow the money. वो कैसे FRA का यूज करता होगा? जिसको पैसे लेने हैं उस वो FRA का कैसे यूज करता है? Now borrowers. Who is the borrowers? A borrowers is a person who want to take a money. जो पैसे लेना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं? borrowers बोलते हैं. ठीक है. चलो अभी हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं. जो पैसे लेना चाहता है अभी नहीं, इन फ्यूचर. ठीक है. ये डेरिवेटिव का यूज तभी होता है जब हम अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं. डेरिवेटिव का कोई भी चैप्टर हो उसका यूज कब होता है? जब आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो. नाउ चलो अगर आप बोरोवर हो और आपको फ्यूचर में पैसे चाहिए तो आपको क्या रिस्क होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का रिस्क होगा. अभी पैसे नहीं चाहिए आपको, इन फ्यूचर यू वांट मनी. तो व्हाट इज योर रिस्क? इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इज योर रिस्क और डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट इज योर रिस्क. सो ध्यान से समझना, अगर आप बोरोवर हो, आप पैसे लेना चाहते हो तो यू हैव अ रिस्क ऑफ इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. क्योंकि अगर आप फ्यूचर में पैसे लेने वाले हैं और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो योर कॉस्ट विल गेट इंक्रीज. यस और नो? देखो लिखा है फर्म नीड बोरो कैपिटल. अगर पैसे चाहिए फर्म को तो सच फर्म नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द राइजिंग इंटरेस्ट रेट, रेजिंग इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा. ठीक है. तो बोरोवर्स क्यों एफआरए यूज करता है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग द इंटरेस्ट रेट. Clear? By booking FRA at ask rate, they can freeze the interest rate and hence the cost of borrowing. और वो क्या करेगा? Ask rate. Ask rate मतलब क्या? Ask rate मतलब क्या? That is lending rate. Ask rate से वो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज करेगा. फ्रीज मतलब अभी से डिसाइड कर लेगा कि हम कौन से प्राइस पे पैसे लेने वाले हैं अभी से, भले ना भविष्य में इंक्रीज हो जाए. तो दैट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन योर कॉस्ट. Clear? Second, investors FRA. Then we'll discuss the sum. एक example discuss करते इसके बाद. Now, what is investor FRA? Investor is a person who want to invest his or her money. वो ऐसा एक पर्सन है जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है इन फ्यूचर. अभी नहीं, कब करना चाहता है? इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहता है. तो चलो अगर वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कौन सा रिस्क रहेगा? इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए. Okay? लिखा है सच फॉर्म नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट. और अगर उसको ये रिस्क कवर करना है तो उसको एफआरए बुक करना पड़ेगा. उसको एफआरए क्या करना पड़ेगा? बुक करना पड़ेगा. कौन से रेट से? बीट रेट से. बीट रेट मतलब जो रेट से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला सेटलमेंट ऑफ एफआरए. Settlement of FRA is done by exchanging the different cash flow of contracted interest rate and the actual benchmark on the notional principal. अभी जब आप FRA करते हैं तो कितना सेटलमेंट करना है? लास्ट देखो मैंने पहले ही बता दिया, दिस FRA is only cash settlement. FRA में कौन सा सेटलमेंट होता है? कैश सेटलमेंट होता है. तो कितना सेटलमेंट करना है? कितना मतलब कौन किसको कितना पे करेगा? ये अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा एट द एंड. ठीक है. अगर ये देखना है तो सेटलमेंट कैसे करना है. नाउ इन्वेस्टर कितना सेटलमेंट करेगा? कितना मतलब उसको अगर पे करना है तो कितना करेगा और अगर उसको मिलने वाला है तो कितना मिलेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट से एफआरए से. तो उसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर. आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट into D that is days divided by 365 total days into F मतलब forward rate agreement और R मतलब rate of interest into D divided by 365 into P that is notional principal, जितने रुपीस का हमने पैसा लिया है या इन्वेस्ट किया है. ठीक है. ये मिलेगा कैश फ्लो. इन्वेस्टर एफआरए मिलेगा आपको. कितना कैश फ्लो? और बोरोवर्स एफआरए. तो बोरोवर्स एफआरए में क्या है? सिर्फ एक ही चेंज है. यहाँ पे F माइनस आर था, यहाँ पे क्या है? R माइनस F. उल्टा हो जाएगा सिर्फ. that is the only change. Now what is R? R is the settlement rate. जो रेट पे हम सेटल करने वाले हैं
What is F? F, that is FRA rate. D, that is number of days in FRA contract, and P, that is the notional principal amount. Now let's calculate one sum. कितना settlement करना पड़ेगा? Suppose if borrower book an INR 3/9 FRA. I hope you understand what is 3/9. 3/9 का मतलब होता है, और ये बोरोवर है, बोरोवर मतलब पैसे लेने वाला है, हमको पैसे चाहिए 3/9. 3/9 का मतलब है 3 महीने के बाद पैसे चाहिए, और 9 का मतलब होता है 9 मंथ के लिए चाहिए. 3 महीने के बाद, और कितने महीने के लिए चाहिए? 9 मंथ के लिए चाहिए. At 6.5 and the actual interest rate after 3 months turned out to be 7%. The borrowers at settlement FRA would receive. चलो अभी हमने कितने में कॉन्ट्रैक्ट किया FRA का? 6.5. ठीक है, हमने अभी बोरोवर बुक किया, देखो लिखा है बुक्स, कितने में बुक किया? 6.5. और फ्यूचर में ये रेट कितना हो गया? 7. अभी हमने बुक किया 6. हमको क्या लग रहा था? देखो, वी आर अ बोरोवर, तो बोरोवर को क्या रिस्क है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने अभी बुक कर दिया 6.5 में. ये कॉन्ट्रैक्ट 6.5 में बुक कर दिया, और फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट रेट हो गया? 7. तो हमको फायदा हुआ ना. चलो कितना फायदा हुआ? और समझ लो हमने 10 लाख रुपीस, हमने 10 लाख नहीं, हमने 1 करोड़ रुपीस का बोरो किया है. हमने कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया है? 1 करोड़. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हमने 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हमको कितना फायदा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट से? 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमने कितने में बुक किया था? 6.5. और आफ्टर 3 मंथ प्राइस कितना, इंटरेस्ट रेट कितना है? 7. तो हमने कम में पैसा लिया ना 6.5 में, तो हमको फायदा होगा. कितना? तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये क्या है? फॉर्मूला ध्यान से समझो. बोरोवर्स, ये हम बोरोवर्स का गिन रहे हैं. हाँ, तो आर, आर का मतलब होता है सेटलमेंट रेट. चलो हम कितने में सेटल करने वाले हैं? 7%. हमने बुक किया था 6.5, तो 7% दैट इज 0.07 इनटू, चलो 3 मंथ्स. 3 मंथ्स का मतलब होता है, सॉरी, हमने 9 मंथ के लिए लिया था, 3 मंथ नहीं. हमने पैसे कितने मंथ के लिए लिए हैं? 9 मंथ. चलो गिनो, 3, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 9, टोटल होगा कितना? 9 लेते हैं तो 9 3, सॉरी 6 मंथ के लिए वी आर टेकिंग 6 मंथ. हाँ, 3 महीने पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, और कितने? 3/9. 3/9 मतलब 9/3, दैट इज 6 मंथ. वी आर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ, दैट्स व्हाई 6 मंथ के लिए, इसलिए 6 into 3, तो 182 डिवाइडेड बाय 365 इनटू फॉर्मूला क्या है? आर. आर मतलब कितना है? आर हमारा 7%, तो 0.07 माइनस एफ. एफ मतलब जो, एफ मतलब एफआरए कॉन्ट्रैक्ट 6.5, दैट इज 0.065 इनटू 182 डिवाइडेड बाय 365 इनटू 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया. अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको फायदा होगा 2,40,907. इतना हम पैसा हमको मिलेगा, फायदा होगा बोरोवर, एज अ बोरोवर. ठीक है. सो हमको ये डेज कैसे आए तो ध्यान से समझो. 3/9, 3/9 मतलब कितने महीने का हुआ? 6 मंथ. तो 6 मंथ का लेना है, 6 इंटू डायरेक्ट कर देंगे 30 पर मंथ, तो 180 लेंगे, तो फिर भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा. क्लियर? सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द नाउ प्राइसिंग एफआरए. हाउ यू कैन डिसाइड द प्राइस. ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे प्राइसिंग ऑफ एफआरए? अभी आप जानते होंगे कि हमने जो भी डिस्कस किया है पास्ट में, हम फ्यूचर प्राइस डिसाइड करते थे. जैसे कि कमोडिटी की फ्यूचर प्राइस कितनी हो सकती है, इंडेक्स की फ्यूचर प्राइस कैसे डिसाइड हो सकती है, वैसे ही हम फ्यूचर इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर एफआरए कितना हो सकता है. प्राइस, प्राइस मतलब फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट कितना हो सकता है ना. अभी सपोज 7% इंटरेस्ट रेट है, तो फ्यूचर में कितना हो सकता है वो. तो एक सम दिया है, द term structure of interest rate implies forward interest rate and forms the basis of pricing of FRA. Assume following term structure up to 12 month. ये 12 month का term structure दिया है. month 3 month तो 5%. अगर आप 3 month का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 5%. ये एनुअली होता है 5%. 6 month कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 5.30 एनुअली है. एनुअली है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा. ये एनुअली दिया है. 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 5.60 एनुअली. 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 6% एनुअली. ठीक है, ये प्राइस दिया है. नाउ
वी हैव टू कैलकुलेट 3/6 FRA। हमको कितने का प्राइस चाहिए? 3/6 FRA का प्राइस चाहिए। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं 3/6 कि कितना इंटरेस्ट रेट हो सकता है। 3/6 मतलब अगर 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो देखो क्या है, ध्यान से देखना। 1+ आपको पहले देखो कैलकुलेशन सेम है, ऊपर रखना है 6 मंथ का सब डिटेल, 6 मंथ का डिटेल रखना है ऊपर, और नीचे रखना है 3 मंथ का डिटेल। ऊपर पहले ज्यादा का 6 मंथ का, तो देखो 1+6 मंथ का कितना है 5.30%, तो पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 1+0.053 इंटू 6 मंथ का कितना होता है 6 इंटू 30 डेज पर मंथ, तो 180, 6 मंथ में 180 डेज होते हैं, डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 1+, अभी 3 मंथ का लेना है, पहले 6 मंथ का लेना है बड़े वाला, फिर छोटे वाला 3 मंथ, तो 3 मंथ का कितना है 5%, 5% मतलब 0.05 इंटू 3 मंथ मतलब कितना 3 इंटू 30 डेज, तो 90 डिवाइडेड बाय 360। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर 1.01383। 1 में से माइनस कर दो इसको, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.01383 आएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंटू 4, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको कितने महीने का मिला 3 मंथ का मिला। ये आपको कितने महीने का मिला 3 मंथ। देखो 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा 6, तो 3 महीने का हुआ ना FRA, 3 महीने के बाद स्टार्ट होगा और 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 महीने का FRA हुआ। हमको तो एनुअली चाहिए, तो 3 महीने का हुआ मतलब क्वार्टरली हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, इसको जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो एनुअली 5.53, मतलब आफ्टर 3 मंथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसका प्राइस 5.53 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट प्राइसिंग FRA। Now, hazing with FRA. As you know, we can use FRA for hazing. कैसे? FRA provide the hazing against rising interest rate for borrowers. Borrowers को क्या रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट राइजिंग हो गया, और इन्वेस्टर को क्या रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग हो गया ना होने का। तो ये दोनों रिस्क को कवर करने के लिए यू कैन यूज FRA फॉर हेजिंग। Borrowers FRAs contract the cover of rising interest rate, while investors FRA protect against the falling interest rate. Clear? So this way you can use FRA for hedging the interest rate. Clear?